नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। यहाँ हम करने वाले हैं पशु परिचर के लिए साइंस के टॉपिक्स। आपके पशु परिचर के एग्जाम में साइंस के टोटल 6 टॉपिक आने वाले हैं। हम एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक को कवर करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये मेरी गारंटी है आप इन क्वेश्चंस को करके जाइए, एग्जाम के अंदर आप साइंस के सारे क्वेश्चन लगा कर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? एडीएच, एचसीजी, पीएचएल या ऑक्सीटोसिन? देखिए गर्भधारण परीक्षण यानी कि कैसे पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी हुई है, जो किट आती है उससे चेक किया जाता है। अब यहाँ पर उसमें क्या ऐसी चीज होती है जिससे पता चल जाता है? तो देखो यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर हार्मोन आ जाता है, कौन सा? एचसीजी हार्मोन, जो कि कब रिलीज होता है? प्रेगनेंसी में ही रिलीज होता है, जब गर्भधारण हो जाता है। ये जो आपका एचसीजी हार्मोन होता है इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पर और ये प्रेगनेंसी में रिलीज होता है, इसीलिए हम इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये किया जाता है प्लेसेंटा अपरा के द्वारा रिलीज। ठीक है, तो यहाँ पर यूरिन में और ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर इसकी मात्रा डिटेक्ट होती है, इसीलिए इसमें आंसर क्या आएगा अपना यहाँ पर? ऑप्शन ब, एचसीजी हार्मोन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ए, बी, डी या के? देखो सारी चीजें आपको ट्रिक से याद करनी है। विटामिन के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, कीड़ा फट गया। पहली ट्रिक क्या है? देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पहली ट्रिक है आपकी यहाँ पर कीड़ा फट गया। अपन ऐसे लिखते, चैटिंग करते जब, है ना, तो कीड़ा फट गया। तो यहाँ पर जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं यानी कि वसा में मिले विटामिन, वो आपके कौन कौन से हैं? के, ई, डी, ए। हो गया याद? अब देखो यहाँ पर जब कीड़े को मारते तो वो नाटक करता ही नहीं करता है, तो बस कीड़ा नाटक करे, तो कीड़ा नाटक करे। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा है, ये है इनके यहाँ पर रासायनिक नाम। के का रासायनिक नाम होता है क्या? नेफ्थोक्विनोन। ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और रे से क्या बन जाएगा? ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। रासायनिक नाम याद हो गए। अब याद करते हैं कि इनसे होने वाली बीमारी, इनकी कमी की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो सबसे पहले ए देखिए, ए से ही अपन जब चैटिंग करते हैं तो लिखते नहीं लिखते आंख, है ना, तो बस ए की अगर कमी हो जाती है तो आंखों का रोग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है ना। तो अब इसके लिए सुनहरा धान, गोल्डन राइस हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, सब्जियां होगी, ये इसके सोर्स होते हैं। इसमें एक और रोग भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ज़ीरोफ्थेल्मिया कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर के की। देखो के से ही हम क्या लिखते हैं चैटिंग के अंदर? खून लिखते नहीं लिखते, यानी कि ये खून से संबंधित बीमारी करेगा। तो अगर के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का जो है वो क्या होगा? नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी कि के से हो गई खून से रिलेटेड बीमारी। अब बात करते हैं यहाँ पर ई की। ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हो जाती है क्या? नपुंसकता, इनफर्टिलिटी आ जाती है। ठीक, और अगर डी की कमी हो जाती है तो बच्चों के अंदर तो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। और बड़ों के अंदर कौन सा रोग होता है यहाँ पर? ऑस्टियोमलेशिया। याद हुई नहीं हुई यहाँ पर आपको सभी? तो ये तो क्या है? सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में विले। दूसरे आपके जल में विले विटामिन होते हैं, वो कौन से हैं? बी और सी तो बचे, तो यहाँ पर बी और सी आपके कौन सा आ जाएंगे? जल में विले विटामिन हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर? क्वेश्चन क्या है नंबर 2 वाला?
रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो रक्त से रिलेटेड विटामिन, के से खून, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन द के। ए की कमी से क्या हो जाएगा यहाँ पर? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, हृदय या आमाशय को? तो देखो आरबीसी क्या है? अपनी रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या करती है ये? इनके पास होता है एक श्वसन वर्णक, क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसका नाम है वो क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे आसपास इतनी सारी गैसेज है लेकिन हमारे शरीर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही ट्रेवल करती है। क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन उसको क्या करता है? लिफ्ट देता है, शरीर के सारे भागों तक लेकर जाता है। अगर हम बात करें वर्णक की, तो ये वर्णक क्यों है? हमारे रक्त का जो रंग है लाल, वो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? श्वसन वर्णक कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। अब जो आपकी आरबीसी होती है ना, उनका एक तो शेप याद कर लो। शेप क्या होता है आरबीसी का? अब आप कहोगे गोलाकार होता है, नहीं। आरबीसी का जो शेप होता है वो बायकॉन्केव शेप की होती है, वो होती है उभयावतल शेप की। ठीक है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है आपका 120 दिन, है ना। अब देखो आरबीसी पुरानी हो गई, मरेगी तो सही ना कहीं जाके। तो अब यहाँ पर ऐसे कौन सा कब्रिस्तान है जहां पर ये पुरानी आरबीसी को कुचला जा रहा है? तो वो आपके होता है प्लीहा। आंसर क्या आ जाएगा अपना? ऑप्शन ब। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? ऑप्शन ब आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4, 16, 8 या 32? एक नर जनन कोशिका है, ठीक है। अब उस नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे? तो देखो एक जो नर जनन कोशिका होती है उसमें पहले क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होके क्या करती हैं? ये जो कोशिकाएं होती है वो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती हैं। तो इन्होंने क्या कर ली? अपनी संख्या में वृद्धि कर ली, बहुत सारी नर जनन कोशिका यहाँ पर आ गई। अब इनमें से जो है कुछ ग्रोथ करती हैं और फिर उनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाती है? टोटल 4 कोशिकाएं बनती है, नहीं बनती है? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 में कंप्लीट होता है, फर्स्ट और सेकेंड में। तो यहाँ पर जो एक कोशिका होती है पहले उससे 2 कोशिकाएं बनी, ठीक है। अब इन 2 से कितनी बन जाती है? यहाँ पर 4 कोशिकाएं बन जाती है और फिर यही इन्हीं से ही किनका निर्माण होता है? स्पर्म्स का, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो कितने शुक्राणु यहाँ पर बने? 4 शुक्राणु बने। तो एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर बात आ जाए किसकी? फीमेल्स की, तो फीमेल में क्या होगा कि एक जो कोशिकाएं होगी उससे कितने अंड कोशिका बनेगी? सिर्फ एक अंड कोशिका बनेगी। बाकी क्या होती है? आपकी पोलर बॉडी होती है, ठीक है। तो जैसे जब उसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होगा ना, तो उसमें तो सिर्फ एक ही अंड कोशिका बनेगी। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? जुगुलर वेन, स्पर्मेटिक वेन, ऑप्टिक वेन या पल्मोनरी वेन? देखो इसको समझने के लिए हम बहुत तरीके से और बहुत शॉर्ट में याद कर लेते हैं किसको? हृदय को और रक्त परिसंचरण तंत्र को। देखो क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपकी होती है धमनी यानी कि आर्टरी। धमनी क्या करती है? सीधा सीधा याद रखना, धमनियों का काम होता है जो रुधिर है उसको हृदय से कहाँ लेकर जाना? शरीर के अंगों तक लेकर जाना। हम कोई यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल धमनी की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी? शिरा की। शिराओं का क्या काम होता है? शरीर के अंगों से जो रक्त होता है उसको कहां तक लेकर जाना? हार्ट तक लेकर जाना, ठीक है। ये वाली बात आ गई समझ में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी? हृदय की, यानी कि हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की। कितने चैम्बर होते हैं हमारे हृदय में? 4 चैम्बर होते हैं, नहीं होते हैं? तो देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये 4 चैम्बर बना दिए, ठीक है।
हाँ जी, ठीक है। दो आपके क्या होते हैं, आलिंद, और दो होते हैं निलय, जिनको हम क्या कहते हैं, आलिंद को एट्रियम, निलय को वेंट्रिकल। तो देखो जैसे मैं खड़ी हूं ना, वैसे ही पीछे मुझे राइट, ये मेरा राइट हैंड है तो ये राइट हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहां पर ये क्या है, राइट एट्रियम, आर ए से मतलब रांची का अग्रवाल नहीं है, ये क्या है, राइट एट्रियम है। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके क्या है, ये लंग्स है। ठीक, यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर आ गया, इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर, बाएं आलिंद के अंदर आ गया। इस बाएं आलिंद से जो शुद्ध रुधिर है, शुद्ध का मतलब क्या है, O2 ब्लड, कौन सा, O2 रक्त, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन ही तो जानिए। इस लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहां से क्या निकलती है, यहां से निकलती है धमनी, और वो रक्त को लेकर जाती है कहां पर, शरीर के अंगों तक। तो यहां पर महाधमनी निकली, फिर वो आगे जाके धमनियों के द्वारा, और यहां पर शरीर के अंगों तक कौन सा ब्लड पहुंचा देगी, ऑक्सीजन वाला। धमनी का हमने क्या काम लिखा था, कि हृदय से रक्त को लेकर जाएगी शरीर के अंगों तक, तो हृदय से ले गई शरीर के अंगों तक। अब यहां से फिर किसका काम आ जाएगा, शिरा का काम आ जाएगा। शिरा क्या करती है, शरीर के अंगों से रक्त लेकर जाती है हृदय तक। तो यहां पर कौन सा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है। अब CO2 को शरीर से बाहर निकालना है, तो ये वाला ब्लड शिराओं के माध्यम से कहां पर आएगा, राइट एट्रियम के अंदर आएगा। ठीक है, अब राइट एट्रियम से ब्लड कहां आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला कहां तक जाएगा, लंग्स तक, यानी कि CO2 बाहर चली गई। ठीक, अब देखो यहां पर हमने क्या लिखा, जो धमनी होती है उसका कार्य क्या है, हृदय से रुधिर लेकर जाना शरीर के अंगों तक। तो देखो यहां पर ये हृदय है, यहां से शरीर का अंग यानी कि फुफ्फुस है, लंग्स है, यहां तक कौन रुधिर लेकर जाती है, धमनी लेकर जाती है, नहीं ले जाती। तो यहां पर ये जो विशेष धमनी है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी या फिर धमनी हम इसको कह सकते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, शिरा का क्या काम है, शरीर के अंग से ब्लड लेकर जाना हृदय तक। तो देखो ये शरीर का अंग है फुफ्फुस, और ये हृदय है, यहां तक ब्लड कौन लेकर जाएगा, एक स्पेशल वेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं, या फिर पल्मोनरी शिरा कहा जाता है। क्लियर सभी को, आया सारा रुधिर परिसंचरण समझ में। तो अब आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, कि शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है। वैसे तो शिरा क्या कर रही है, अशुद्ध रुधिर को लेकर जा रही है शरीर के भाग से कहां पर, हृदय के अंदर, लेकिन एक विशेष शिरा है जो कि क्या करेगी, शुद्ध रुधिर को लेकर आएगी हृदय में। तो शुद्ध रुधिर का कौन सी शिरा परिवहन कर रही है, पल्मोनरी वेन। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन द। कंफ्यूज नहीं होना, बस उस चीज को याद रखना है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन या 150 दिन। देखो जब हम बात करते हैं रक्त की, तो रक्त में आपके 55% भाग होता है प्लाज्मा का, 45% भाग होता है आपके यहाँ पर रक्त कणिकाओं का, जिसमें तीन चीजें होती हैं। क्या क्या, एक है आपके आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आपके यहाँ पर होती है क्या, प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करेगी, गैसेस एक्सचेंज का काम, क्योंकि इसके पास क्या है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, हमारे शरीर की सुरक्षा करेगी, कोई भी प्रतिजन बाहर से आया, जीवाणु है, विषाणु, कुछ भी है, बाहर से आया उसके अगेंस्ट लड़ेगी, यानी कि हमारे शरीर की सैनिक है। प्लेटलेट्स क्या करेगी, चोट लग जाती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्लॉटिंग हो जाती है वहां पे, यानी कि घाव सा बन जाता है, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का जमाती है। ठीक, अब ये जो आपके आरबीसी होती है, इनका जीवन काल कितना बताया था मैंने आपको, 120 दिन। आंसर क्या आएगा अपना, ऑप्शन अ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
एक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, श्वसन वर्णक या श्वसन रंजक हम इसको बोलते हैं, या रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये करता है टोटल 4 का, ठीक है। ऐसे याद रखो, गोलमाल वाली गाड़ी है ये, तो कौन, हीमोग्लोबिन, 4 लोग बैठ के जाते नहीं जाते, तो बस ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल जाएंगे, 4 जाएंगे। आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण, वृषण कोश, अधिवृषण या शुक्राशय के अंदर। तो देखो, नर जनन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो शुक्राणु क्या है यहाँ पर, या ये युग्मक है कि नहीं है, इन्हीं से ही तो जब ये क्या करते हैं, अंड कोशिका को निषेचित करते हैं तो युग्मनज बनता है, बनता है नहीं बनता है। तो ये अब कहाँ बनते हैं, तो जो आपके युग्मक होते हैं वो प्राथमिक जनन अंग के अंदर बनते हैं, और नर का प्राथमिक जनन अंग क्या है, टेस्टिस, जिनको हम कहते हैं वृषण। इनके अंदर ही क्या होगा, यहाँ पर इन शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अब अगर हम बात करें वृषण कोश की, तो वृषण कोश को हम क्या कहते हैं, जिसमें आपके वृषण उपस्थित होते हैं, स्क्रोटम की गुहा जिसमें उपस्थित होते हैं। वृषण जो है वो शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो शरीर का तापमान ज्यादा होता है और स्पर्म्स के लिए तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए। तो अगर ये वृषण शरीर से बाहर नहीं आएंगे टेस्टिस, तो स्पर्म्स का मैच्योरेशन नहीं होगा, उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए ये जो है शरीर से बाहर उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर ये बाहर का तापमान कम होता है इसीलिए बाहर होते हैं, ठीक है। अधिवृषण क्या है, तो जो स्पर्म बनते हैं उनका स्टोरेज भी तो होता है कहीं पे, तो जो एपिडिडाइमिस है अधिवृषण, उसमें इन शुक्राणुओं का क्या होगा, ये स्टोर रहते हैं, ठीक। और शुक्राशय क्या है, यहाँ पर शुक्राशय एक प्रकार की यहाँ पर ग्रंथि है जो कि एक सेमिनल प्लाज्मा का स्त्रवण करती है। क्लियर सभी को, आई बात समझ में, आंसर आ जाएगा ऑप्शन अ। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 9, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज या फिर स्टार्च। देखो वीर्य क्या होता है, वीर्य को हम कहते हैं सीमेन, क्या कहा जाता है, सीमेन कहा जाता है। अब ये जो आपके सीमेन होता है इसमें क्या होगा, देखो वृषण के अंदर क्या बन गए, शुक्राणु बन गए, अधिवृषण में स्टोर हो गए, फिर आपके नलिका होती है वो क्या करती है, शुक्रवाहिका, ये क्या करती है, शुक्राणु को आगे लेकर जाती है। फिर आगे ना आपके ग्रंथियां होती है, कौन कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, शुक्राशय होती है जिसको हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं, और तीसरी आपकी बल्वोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड होती है। ये क्या करती है, सीक्रेशन करती है जो शुक्राणु के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उसको न्यूट्रिशन भी देंगे और उसको गतिशील भी बनाएंगे। अब उसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक शुगर होती है जिसका नाम क्या है, फ्रुक्टोज शुगर। तो आंसर क्या आएगा अपना यहाँ पर ऑप्शन अ, वीर्य के अंदर होती है फ्रुक्टोज शुगर। क्लियर सभी को, आई नहीं आई बात समझ में। जो बल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है जिनको हम काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, जो कि मैन के अंदर उपस्थित है, वो क्या करती है, लुब्रिकेशन करती है, ठीक। और अगर फीमेल्स की बात करें तो मादाओं के अंदर होती है बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर, याद रखना इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, निम्न में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किसकी जरूरत होती है, एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखो यहां पर बात किसकी की है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बात की है। डायबिटीज में क्या होगा, यानी कि शरीर में शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो हमारी एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियास ग्लैंड। इसकी बीटा लैंगरहैंस दीप कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन स्त्रावित होता है जिसका नाम क्या है, इंसुलिन हार्मोन है। इसके द्वारा ना ग्लूकागॉन हार्मोन भी स्त्रावित होता है, और ये मिश्रित ग्रंथि इसीलिए क्योंकि ये अग्नाशय रस का स्त्रवण भी करती है, ठीक है। अब देखो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये इंसुलिन है, ठीक, ये क्या है, शर्करा है, ये इसको बैलेंस करता है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कहां जा रहा है, मैं पकड़ के रखूंगा तुझे, है ना।
अब क्या हुआ कि ये इंसुलिन की पकड़ जो है थोड़ी कमजोर होगी, इसकी मात्रा हो गई कम, तो अब ये तो कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो यानी कि शर्करा की मात्रा क्या होती गई, यहाँ पर बढ़ती गई। अब शर्करा ज्यादा हो रही है, शक्कर ज्यादा हो रही है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी ना, मधुमेह रोग हो जाएगा। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से होता है आपके डायबिटीज। तो अब व्यक्ति को किसकी जरूरत होगी, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा करने की जरूरत होगी ना, तभी तो इसको कंट्रोल कर पाएगा ये। तो इसको जरूरत है किसकी, इंसुलिन की। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आपके क्या होती हैं, कोई भी जीवाणु संक्रमण हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके लिए हम यूज में लेते हैं एंटीबायोटिक्स। वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स यूज में नहीं ली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, पीयूष, अवटु, अधिवृक्क या अग्नाशयी ग्रंथि। देखो, जब हम ग्रंथियों की बात करते हैं तो आपके एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है जिनको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और दूसरी आपके होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक आपके होती है मिश्रित ग्रंथि। देखो, बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि सिक्रीशन बाहर करेगी, आप रोते हो तो आंसू कहाँ आते हैं, बाहर ही तो टपकते हैं, आपके ब्लड में जाके थोड़ी मिक्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। यहाँ पर फेस पे ऑयल आ जाता है, सुबह उठते हैं सो के, तो ये सिक्रीशन बाहर ही हो रहा है, ब्लड में थोड़ी हो रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पर जो आपके स्त्रवण होगा वो आपके उनके लिए नलिकाओं की जरूरत, अगर हम बात करें यहाँ पर बहिस्रावी की, तो ये क्या करेगी, किसी ना किसी रस का स्त्रवण करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि क्या करती है, यहाँ पर हार्मोन का स्त्रवण करेगी। अब इनके लिए ब्लड की जरूरत होती है ना, ब्लड के थ्रू करती है ये सिक्रीशन, जैसे कि आपके पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड हो गई, वृषण ग्रंथि हो गई, है ना, ये सारी आपके क्या है, अंतःस्रावी है। मिश्रित ग्रंथि में सिर्फ एक ग्रंथि आती है। देखो, मिश्रित यानी कि दोनों का मिला जुला रूप होगा, यानी कि जो रस का स्त्रवण भी करेगी, यानी कि जो बहिस्रावी भी है, जो अंतःस्रावी भी है, यानी कि हार्मोन का स्त्रवण भी करेगी। ठीक है, तो देखो, जो अग्नाशयी रस स्रावित करती है वो कौन है, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। हार्मोन का स्त्रवण इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन भी स्रावित करती है, तो इसीलिए जो मिश्रित ग्रंथि है वो आपकी कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं, पत्ती के समान इसकी संरचना होती है। पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड, देखो हमारे ब्रेन में मटर के दाने के समान उपस्थित है ये पीयूष ग्रंथि, ये ना सारी ग्रंथियों पे कंट्रोल रखती है, उनको मास्टर करती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है, अवटु ग्रंथि जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे गले में मौजूद होती है। अधिवृक्क ग्रंथि जो कि हमारी किडनी के ऊपर मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड, जिसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या लेंस। तो देखो, नेत्रदान कर दिया, अब ऐसा तो नहीं है ना पूरी आंख निकाल के दान कर दी, नहीं ना, कुछ भाग ही तो वहां पर हम डोनेट करते होंगे और फिर वो ट्रांसप्लांट किया जाता होगा अगले व्यक्ति के अंदर। तो कौन सा भाग होता है, देखो सबसे बाहरी वाला जो भाग होता है ना पारदर्शी, ये उसको हम कहते हैं कॉर्निया, तो इसको ही यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाता है अन्य व्यक्ति की आंख में। तो आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन ब। आइरिस परितारिका क्या होता है, देखो जो अपना ये दिख रहा है आपको गोल गोल काला घेरा, ये आपके आइरिस है परितारिका, जो कि कलरफुल वाला पार्ट है। रेटिना क्या होता है, ये है आपका दृष्टि पटल, सीधे सीधे हम इसको कह सकते हैं ये है पर्दा। पर्दे का मतलब क्या है, जिस पर प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर रेटिना क्या है, अपना पर्दा है आंख का। लेंस में कौन सा लेंस हमारी आंख के अंदर मौजूद होता है, प्राकृतिक उत्तल लेंस मौजूद होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक उत्तल लेंस मौजूद होता है, और ये क्या होती है यहाँ पर, ये है पक्षमाभी पेशियां, जिनको हम कहते हैं सीलियरी मसल्स। ठीक है, जो कि क्या करती है, इसकी फोकस दूरी को परिवर्तित करती है लेंस की। अब बुढ़ापे में क्या होता है,
आपने देखा ना कि बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये जो सीलियरी मसल्स होती है ना वो वीक पड़ जाती है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो रही, जिसकी वजह से फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा, इसीलिए आंखें कमजोर हो जाती है बुढ़ापे में। ठीक है, चलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? देखो, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। कैसे पचेगी ये सारी चीजें? पाचन स्टार्ट होता है सबसे पहले कहां से? मुख से ही। ऐसा नहीं है पेट से जाके डाइजेशन हो रहा है, नहीं, हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर होती है कौन सी ग्रंथि? सलाइवरी ग्लैंड, जिनको हम क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। कितनी होती है? टोटल 3 जोड़ी होती है। कौन कौन सी? मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर और पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, 3 जोड़ी क्या है? लार ग्रंथि, जिनके द्वारा यहाँ पर सेलाइवरी एमाइलेज का स्रवण होता है। ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। एक चीज याद करो, मम्मी कहती है ना खाने को चबा चबा के खाओ, रोटी को चबा चबा के खाओ, मीठी लगेगी। क्यों मीठी लगती है वो चबाने से ज्यादा? क्योंकि रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना, शर्करा है। अब उसको जितना आप ज्यादा चबाओगे तो जितना उसमें एंजाइम मिक्स होगा और यही क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो यहाँ पर जटिल कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है, शर्करा में, इसीलिए आपको ज्यादा चबाने पे वो रोटी मीठी लगती है। क्लियर सभी को? तो पाचन तो मुंह से ही स्टार्ट हो गया। अब वसा को कौन तोड़ रहा है? तो एमाइलेज तो क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। पेप्सिन, आपको याद रखना है हमारा जठर रस। जठर रस के अंदर देखो क्या होगा? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जो अम्लीय माध्यम देगा भोजन को। श्लेष्मा है जो कि आमाशय की दीवारों को प्रोटेक्ट करेगी। आपके पेप्सिन एंजाइम होता है, प से पेप्सिन और प से ही क्या कर बनाएंगे? प्रोटीन। ऐसे याद रखना, ठीक है? मैंने क्या कहा? साइंस में ट्रिक्स याद करो, सारी चीजें याद हो जाएगी। प से प्रोटीन, प से पेप्सिन। पेप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन। इसमें भी प आ रहा है, तो यानी कि ये भी क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, पेप्टाइड में तोड़ेगा प्रोटीन को। तो ये दोनों प्रोटीन का कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है। तो लाइपेज किसका करेगा? वसा का करेगा। ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो, वसा को हम क्या कहते हैं? लिपिड, है ना, क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। तो देखो, ल इसमें आ रहा है और ल ही इसमें आ रहा है, तो ल से लाइपेज, ल से लिपिड। ऐसे याद कर लो, हो गया ना याद? आंसर आ जाएगा ऑप्शन है, कभी गलत नहीं होगा अब ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन या प्रोजेस्टेरॉन? आपने महसूस किया होगा, कभी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पहले तो आराम आराम से लिख रहे हो, लास्ट बेल बजी तो अपनी स्पीड एकदम तेज हो जाती है ना, हमारी हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हम भागते हैं तो हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, हमें किसी से लड़ना है, खुद को प्रिपेयर करते तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? तो देखो, हमारी ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर ये टोपी है, अभी इसने ऐसा नहीं है टोपी पहन रखी है, ये क्या है? यहाँ पर ये है आपके अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। इसको हम आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में स्रावित हो रहा है ना। या फिर हम इसके और भी नाम है, क्या नाम है? देखो, करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर तो ये जो आपके हार्मोन के नेम है, इसको हम 3F हार्मोन भी कहते हैं और 4S हार्मोन भी कहते हैं। फियर, फाइट, फ्लाइट। फियर यानी कि डर की समय, फाइट लड़ाई के समय, और फ्लाइट भागना हो तो उस समय आपके यही हार्मोन स्रावित होता है। तो ये सारे नाम किसके हैं यहाँ पर? इस एड्रिनलिन हार्मोन के हैं। कुछ भी नाम आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित? हमारे गले के अंदर ना ऐसे बटरफ्लाई जैसी है, H शेप की ना एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर उसके द्वारा स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि उपापचय पर नियंत्रण करता है। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित, जो कि क्या करेगा? यहाँ पर ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है?
आपके शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक, चलिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या है यहाँ पर? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है आपके एक फीमेल के अंदर स्रावित होने वाले हैं, इनको अंडाशयी हार्मोन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप, उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कौन सी क्रियाएं हो रही है? अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, सेरेबेलम या सेरिब्रम? आपसे सीधा सीधा कहा है पश्च मस्तिष्क, अनैच्छिक क्रिया, रक्तचाप, उल्टी। जब इतनी सारी चीजें आपको इतनी सारी हिंट दे रखी है तो आंसर लगाने में तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। क्यों? देखो, मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला भाग है आपका सेरिब्रम, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। जो अग्र मस्तिष्क होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करता है, बोलना, है ना, जैसे कि लिखना, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे सेंटर जो होते हैं केंद्र इनके, या फिर हम कह सकते हैं इनके जो भाग होते हैं, लोब होते हैं, वो आपके मौजूद होते हैं सेरिब्रम के अंदर, जिसको हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है, तो ये तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। एक ऑप्शन तो उड़ा दिया हमने, 25% काम कर दिया। अब देखो, पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क का एक तो प्रमस्तिष्क हो गया और दूसरा आपके डायंसिफिलॉन। डायंसिफिलॉन के अंदर आपके यहाँ पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। मध्य मस्तिष्क के कोई भाग नहीं है। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग है, सेरिबेलम जिसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है, या लघु मस्तिष्क भी कहते हैं, दूसरा पोन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी कि एमओ। अब देखो, सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है। हम एक लाइन में चल रहे हैं, आपने देखा होगा अपन कोई भी बॉडी पोस्चर करते हैं, ऐसे योगा करते हैं तो उस पोस्चर में खड़े रह पाते हैं, बैठ पाते हैं, वो किसकी वजह से? सेरिबेलम की वजह से। अपन इसीलिए तो कहते हैं बच्चे को पीछे इधर की साइड नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसका छोटा दिमाग होता है, लघु मस्तिष्क, सेरिबेलम। अगर आप इस पे बार बार मारते हैं तो उसकी वजह से उसका बैलेंस नहीं बन पाता। पोन्स दूसरा भाग है, तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि जुड़ता है किससे? यहाँ पर आगे मेरुरज्जु से। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करता है, जैसे उल्टी हो गया, रक्तचाप हो गया। अगर एमओ पर चोट लग जाए इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि रक्तचाप का नियंत्रण यही कर रहा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पे ही चोट लग गई, वही डैमेज हो गया, तो कैसे यहाँ पर रक्तचाप पे नियंत्रित करेगा? नहीं करेगा ना, तो इंसान की डेथ हो जाती है इसकी वजह से, इस पे चोट लगने की वजह से। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? ऑप्शन अ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है कौन सा? घुटने की हड्डी, उंगलियों के नाखून, दांतों की इनेमल या खोपड़ी की हड्डी? अब ऐसा नहीं है सब में लेके हथौड़ी और इनको ठोकने लग जाओ कि हाँ भाई कौन सा कठोरतम भाग है, देखते हैं, है ना। देखो, जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है वो होती है दांतों की इनेमल लेयर। दांतों की देखो 2 लेयर होती है आपकी, इनेमल होती है और डेंटिन होती है। तो ये जो इनेमल लेयर होती है वो सबसे ज्यादा कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। अगर हम बात करें ना कि मान लो जैसे आपने रात को कुछ खाया, है ना, और फिर कुल्ला नहीं किया, पानी नहीं पिया, ब्रश नहीं किया, तो क्या होता है? कुछ खाने की चीजें आपके मुंह में रह जाती है, आपके मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया क्या करते हैं? उनको वहां पे खाते हैं और फिर एक एसिड रिलीज करते हैं दांतों के ऊपर, जिसकी वजह से दांत जो है वो उनकी इनेमल और डेंटिन लेयर जो है वो खराब हो जाती है। और दांत खराब होने को फिर हम क्या कहते हैं? उसको दंत शरण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को? इसीलिए पानी पीते रहा करो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 17। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में किसका संचय हो जाता है? ग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन या एल्बुमिन? तो देखो, पीलिया जिसको हम क्या कहते हैं? जॉइंडिस कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? किसकी मात्रा जो है वो इंक्रीज हो जाती है। देखो पीलिया में क्या होता है? नाखून पीले, त्वचा पीली, आंखें पीली हो जाती है ना, किसकी वजह से? तो यहाँ पर जो बिलिरुबिन है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। देखो हमारे एक रस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पित्त रस कहते हैं, बाइल जूस, है ना।
इसका रंग जो होता है वो येलोइश ग्रीन होता है। येलो कलर होता है बिलिरुबिन की वजह से, ग्रीन कलर होता है बिलीवर्डिन की वजह से। दोनों चीजें याद रखना। तो अब पीलिया के अंदर क्या होगा, ये बिलिरुबिन जो है वो ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से यूरिन का कलर भी येलो हो जाता है ज्यादा। तो यहाँ पर किसका संचय हो रहा है, बिलिरुबिन का संचय हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे मूत्र का जो पेल येलो कलर होता है, थोड़ा सा हल्का सा पीला कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है? अब आप कहोगे बिलिरुबिन की वजह से, नहीं। हमारे मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से? यूरोक्रोम वर्णक की वजह से होता है। ये भी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, डिफरेंस है यूरोक्रोम और बिलिरुबिन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? अब देखो, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। अब तो कंफ्यूज हो गए कि मैम ए बी लिखा होता या ओ लिखा होता तो हम तो टिका देते आंसर, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव का खेला दे दिया। अब क्या करें? तो देखो, एक बढ़िया सी ट्रिक याद करो। क्या कि देखो, ए ने क्या किया, बिल्कुल अपने सगे भाई को ब्लड दिया और अपने थोड़े से जुड़वा भाई यानी कि थोड़ा सा कजन जुड़वा है ये, ठीक है, ए बी को ब्लड दिया। बी ने क्या किया, बी ने भी बिल्कुल अपने सगे भाई को ब्लड दिया और एक आधे सगे भाई को ब्लड दिया ए बी को। यहां पर ए बी ने क्या किया, इसने कहा मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने जुड़वा को ही दूंगा, ए बी को ही ब्लड। ओ ने क्या कहा, मैं तो जीरो हूं, मैं बनूंगा हीरो। तो ये सबको ब्लड दे देगा, ए को भी ब्लड देगा, बी को भी ब्लड देगा, ए बी को भी ब्लड देगा और ओ को भी ब्लड देगा। ठीक है, अब देखो हम किसके आधार पर रक्त समूहों का वर्गीकरण किया गया? देखो, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो आरबीसी होती है उनकी सरफेस पे, सतह पे प्रतिजन की उपस्थिति का पता लगाया और प्रतिजन के ही आधार पर ब्लड ग्रुप आपके डिवाइड हुए किसमें? ए बी और ओ, है ना। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप दिया कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब जो आपके ब्लड ग्रुप है ना, उसी प्रकार का प्रतिजन होता है, यानी कि ए प्रतिजन और एंटीबॉडी उसके जस्ट अपोजिट यानी कि बी एंटीबॉडी। इसमें प्रतिजन कौन सा होगा? बी प्रतिजन होगा और ए एंटीबॉडी होगी। इसमें दोनों दे रखा है यानी कि दोनों प्रतिजन होंगे इसके अंदर और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। इसके अंदर कोई नहीं दे रखा यानी कि इसके अंदर प्रतिजन नहीं होंगे, एंटीबॉडी दोनों टाइप की होगी। ठीक, ये ट्रिक आई समझ में। अब देखो, ए जो है उसके पास ए प्रतिजन और बी एंटीबॉडी है। अब अगर हम यहां पर बात करें कि ए बी और ओ में से ही आंसर अपना आएगा, तो ए और बी को हटा देते हैं, बात करते हैं इन दोनों की। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वभौमिक दाता कौन है? ओ है, सबको ब्लड दे देगा, जीरो मतलब हीरो। तो हमसे तो सार्वभौमिक ग्राही पूछा है तो हम इसको तो हटा देते हैं, आंसर हमारा आएगा ए बी। लेकिन ए बी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो देखो, अगर RH प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव और RH एब्सेंट है तो ए बी नेगेटिव। RH क्या है? प्रतिजन ही तो है, किसकी सरफेस पे प्रेजेंट होगा? आरबीसी की सरफेस पे। तो पॉजिटिव वाले में क्या होगा, यानी कि इसमें RH उपस्थित है इसके साथ। इस वाले में क्या होगा? RH क्या होगा? अनुपस्थित होगा। ठीक है, अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं ये सबसे ब्लड ले सकता है तो इसमें वो सारे प्रतिजन होने चाहिए, वो एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। तो ये होगा तभी ये सबसे ब्लड ले पाएगा। अगर ये नहीं है ना तो यहाँ पे कोई ना कोई एंटीबॉडी होगी इसके अगेंस्ट, तो ये ब्लड नहीं ले पाएगा क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। इसीलिए जो ए बी पॉजिटिव होता है जिसमें सारे प्रतिजन होने चाहिए वो आपके क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सार्वभौमिक ग्राही है। अगर आपसे वही सार्वभौमिक दाता पूछ लिया जाए, यूनिवर्सल डोनर पूछ लिया जाए, तो देखो भाई, देखो क्या होगा, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? खुद बताओ आंसर। देखो, सार्वभौमिक दाता में ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव कौन होगा? बताओ। इसमें एंटीजन नहीं है तो इसको ब्लड देने के लिए कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए इसके पास, क्योंकि अगर इसके पास कोई एंटीजन हुआ तो दूसरे ब्लड ग्रुप की जो एंटीबॉडी है वो रिएक्शन कर लेगी, है ना। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इधर हो जाएगी, अग्लूटिनेशन जिसको हम कहते हैं। तो इसके पास तो कोई भी एंटीजन नहीं होनी चाहिए तो ही ये सबको ब्लड दे सकता है।
तो यहाँ पर जो O नेगेटिव है वो आपके सार्वभौमिक दाता होता है। सार्वभौमिक ग्राही कौन है? AB पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा अपना? आप देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक ग्राही कौन है? तो ग्राही आपके AB पॉजिटिव, दाता O नेगेटिव। ठीक, आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 19। सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में बराबर होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, यह जब तक बदलता रहता है। तो देखो किसकी संख्या ज्यादा होती है? आरबीसी की या डब्ल्यूबीसी की? तो सबसे ज्यादा संख्या होती है आपके आरबीसी की, है ना। तो देखो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है ना। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है आरबीसी के कंपैरिजन में। आंसर आ जाएगा ऑप्शन स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि किसकी सतह पर होते हैं? श्वेत रुधिर, लाल रुधिर कण, बिंबाणु या लिम्फोसाइट्स? तो देखो आरएच कारक ये क्या है? प्रतिजन ही तो है, और प्रतिजन कहाँ मौजूद होते हैं? आरबीसी की सरफेस पे। उसी के आधार पे तो एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी कॉर्लैंड-स्टीनर ने। तो यहाँ पर कहाँ मौजूद होंगे आरएच प्रतिजन? कहां पर? आरबीसी की सरफेस पर ही। तो लाल रुधिर कण यानी कि ऑप्शन आ जाएगा ब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टाइफाइड बुखार का कारण है एस्चेरिशिया, साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम या जियार्डिया? तो देखो जो टाइफाइड फीवर होता है वो किसकी वजह से होता है? पहले तो ना आपको जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक याद करनी है, जो कि मैं ना अगली अपनी एक और क्लास आएगी ना मानव रोग वाली, उसमें सारी ट्रिक्स बता दूंगी। जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित, सबकी ट्रिक बताऊंगी, है ना। अभी यहाँ पर याद करो, देखो टिकट में ट से बनता है टाइफाइड। तो ये जो आपका टाइफाइड होता है वो आपके एक जीवाणु जनित रोग है, और यहां पर जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला। पूरा नाम है इसका टाइफी। इसकी वजह से होता है टाइफाइड, है ना। तो यहां पर इसका पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफी। इसके लिए जो यहां पर टेस्ट होता है वो कौन सा है? विडाल टेस्ट। और यहां पर वैक्सीनेशन है टीएबी। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? मेड्यूला, द्रकपालिका, अनुमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस? तो देखो भूख और प्यास, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको प्यास लग रही है, आपको भूख लग रही है, हंगर, थर्स्ट, एंगर, इन सब का जो सेंटर है वो आपके है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। आंसर आएगा ऑप्शन द, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है। हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं? शरीर का थर्मामीटर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? शरीर का थर्मामीटर भी कहते हैं। इसको हम यहाँ पर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो मास्टर ग्लैंड तो कौन सी है? पीयूष, वो सब पे कंट्रोल रखती है। अब उस पे भी कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। इसलिए हम इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको ऐसे समझो, आप हो सारी ग्रंथियां, ठीक। आप पे कंट्रोल किसका है? पापा का, यानी कि पीयूष ग्रंथि का। पापा भी कंट्रोल कौन करते हैं? दादाजी। तो वो है ना, वो उनके भी मास्टर, यानी कि वो हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन देखिए। किसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं? थर्ड आई ऑफ ह्यूमन किसको कहते हैं? पीनियल काय, पीयूष ग्रंथि, ड्यूमस, द्रकपालिका? तो देखो हमारे ब्रेन के अंदर ना 3 ग्रंथियों की बात हम करते हैं, जिसमें से एक ग्रंथि आपके कौन सी होती है? पीनियल काय ग्रंथि। दूसरी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। और तीसरी हाइपोथैलेमस है। जो पीनियल काय ग्रंथि होती है, पीनियल बॉडी ग्लैंड, उसको हम यहाँ पर अक्रियाशील तीसरा नेत्र यानी कि थर्ड आई ऑफ ह्यूमन भी कहते हैं। इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। ये आपके शरीर की ना सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन? पीनियल काय ग्रंथि। आपको लगता है पीयूष ग्रंथि है? नहीं, पीयूष ग्रंथि जो है शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी पहली तो कौन सी है? आपकी पीनियल काय ग्रंथि है। ये इससे भी छोटी होती है, पीनियल, है ना। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन
क्लियर। चलिए, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? मूत्र नलिका, मूत्राशय, नेफ्रॉन या मूत्र जनन नलिका? तो देखो, वृक्क के द्वारा क्या होता है, किडनी के द्वारा हमारा ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन जो है वो शरीर से बाहर जाता है। ये मूत्रवाहिनियों के द्वारा यूरिन आगे गया, फिर ये मूत्राशय के अंदर कलेक्ट हुआ और फिर ये मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर। अब देखो, यहां पर ये जो किडनी होती है इसके अंदर लाखों नंबर में, हर एक किडनी के अंदर लाखों नंबर में क्या मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। इन्हीं वृक्काणु नेफ्रॉन के द्वारा ही आपके पूरा जो यूरिन है यानी कि पूरा जो ब्लड है उसका फिल्टर होता है और मूत्र का फॉर्मेशन होता है। नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं? देखो, यहां पर नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल होता है। वोमेन्स कैप्सूल ना कप जैसी संरचना है, इस तरीके से ये क्या है, वोमेन्स कैप्सूल, ठीक। ये केशिकाओं का झुंड ग्लोमेरुलस, ये क्या है, वृक्क नलिका हो गई। ये क्या है, यू वाली जो शेप आ रही है यहाँ पे, ये लूपा फैलने है, और फिर ये यहाँ पे दूरस्थ नलिका हो गई, और फिर ये जाके मूत्रवाहिनी के द्वारा आगे सिक्रेशन होता है। 3 स्टेप के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। कौन कौन सी? पहला हमने क्या की, चाय बनाई उसको छाना, यानी कि फिल्ट्रेशन निस्यंदन। चाय में थोड़ी सी चाय और रह जाती है, हम चम्मच से उसको दबा देते हैं, यानी कि फिर होगा रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा, फिर हम उस चाय पत्ती को फेंक देते हैं, यानी कि सिक्रेशन, स्त्रवण। ठीक, ऐसे याद करना। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 25। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, थायराइड द्वारा या छोटी आंत के द्वारा? तो इंसुलिन आपके अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ब। यकृत क्या है, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपके शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि ही भी है। बहिस्रावी क्यों? क्योंकि ये हार्मोन का स्त्रवण नहीं करेगी यकृत ग्रंथि, ये यहाँ पर पित्त रस का स्त्रवण करती है, यूरिया का फॉर्मेशन करती है। कौन? आपके यकृत। ठीक। थायराइड कहां पर मौजूद होती है? गले में, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण। छोटी आंत के द्वारा क्या होता है? नाम छोटी आंत है, काम बहुत बड़े हैं, 6 से 7 मीटर लंबी होती है और कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन वो छोटी आंत में होता है, और अवशोषण भी होता है। इसमें विलाय मौजूद होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होती है जिनको हम विलाय कहते हैं, ये अवशोषण करते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है बिंबाणु, रुधिर प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में या श्वेत रक्त कणिकाओं में? रक्त के भाग होते हैं, प्लाज्मा 55% भाग, रक्त कणिकाएं 45% भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के पास श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन मौजूद, तभी तो गैस जो है इधर उधर जाएगी, ऑक्सीजन गैस, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन स। बिंबाणु रक्त का थक्का जमाती है, प्लाज्मा क्या है, मैट्रिक्स वाला भाग है जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जल है, सारी चीजें मौजूद होती है। श्वेत रक्त कणिका ये आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर। चलिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होगा? जो कि हार्मोन का स्त्रवण करेगी, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत या लैक्रिमल ग्रंथि? देखो, हार्मोन का स्त्रवण पीयूष ग्रंथि करती है, बिल्कुल। हमारे जो शरीर की वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हार्मोन इसी के द्वारा रिलीज होते हैं, टीएसएच हार्मोन इसी के द्वारा रिलीज, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, रिलैक्सिन, बहुत सारे हार्मोन स्त्रावित करती है। तो ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि हुई ना, जो कि हमारे ब्रेन में उपस्थित है, मटर के दाने के समान। अग्र पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि, तो ये हो गई अंतःस्रावी ग्रंथि। लार ग्रंथि, सलाइवा का जो आपकी लार है उसका स्त्रवण, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज है, मुंह के अंदर मौजूद है, बाहर स्त्रवण कर रही है, लार ग्रंथि बहिस्रावी हो गई। यकृत, यूरिया का फॉर्मेशन, पित्तरस का स्त्रवण, तो यहाँ पर हार्मोन तो स्त्रावित नहीं कर रही, बहिस्रावी। लैक्रिमल हमारे आंखों में मौजूद होती है, ऊपर की साइड, आपके जो आंसू बहते हैं ना, ये तो जैसे मान लो कुछ भी आंखों में गया, प्याज काटा, कुछ भी, तो आपके लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है उसके द्वारा आंसुओं का स्त्रवण होता है, तो बाहर आ रहा है ये भी शरीर से, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड भी आपके बहिस्रावी। ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है। देखो वयस्क मनुष्य पूछा है, दूध के दांत नहीं पूछे। आगे देखो ऊपरी जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी है। कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। टोटल दांतों की संख्या कितनी है, 32। एक फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, 21 23 बटा 21 23, ये फॉर्मूला याद कर लो। अब कहोगे कि मैम अब इससे कैसे याद करें, तो देखो 8 दांत इधर है, 8 दांत इधर है, 8 दांत इधर है, 8 दांत इधर है। ये ऊपर का जबड़ा है, नीचे का जबड़ा। 8 इधर 8 इधर 16, 8 इधर 8 इधर 32, हो गए टोटल 32। 16 ऊपर 16 नीचे। अब देखो पहले जो 2 दांत होते हैं, सिर्फ एक तरफ के दांतों की बात कर रहे हैं, इस वाले 8 की। पहले जो 2 दांत होते हैं आपके, वो आपके कौन से होते हैं, जो बड़े बड़े आगे दिखते हैं ना, पहले जो दांत होते हैं उनको हम कहते हैं कृंतक, इंसीजर्स। ठीक, तो ये इंसीजर हो गए। फिर यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। फिर एक दांत हो गया नुकीला, सा चीरने फाड़ने का काम आता है, ये आपके क्या हो गया, कैनाइन यानी कि रदनक। ठीक, फिर आपके 3 दांत आते हैं, सॉरी 2 दांत में कौन से होंगे, प्रीमोलर, जिनको हम कहते हैं अग्रचवर्णक। ये हो गए आपके अग्रचवर्णक। ठीक, 2 लास्ट बचे कितने, 3। तो लास्ट के जो 3 दांत हैं वो आपके क्या हैं, चवर्णक। लास्ट के 3 हो गए चवर्णक। तो एक साइड के 8 दांत हो गए, सेम हम उस साइड के भी कर सकते हैं और सेम हम ऐसे ही नीचे भी कर सकते हैं। जो आपके इंसीजर्स होते हैं, जो सामने वाले दांत हैं, उनको हम स्माइलिंग टीथ बोलते हैं। थर्ड मोलर जो आपके होता है यहाँ पर, थर्ड चवर्णक जिसको हम कहते हैं थर्ड मोलर, वो आपके क्या है, विजडम टीथ है। क्या है आपके, विजडम टूथ। ठीक है, विजडम टूथ का मतलब क्या, अक्कल दाढ़ आती है नहीं आती है आपके, है ना, तो वो आपके क्या है, विजडम टीथ, जो कि आपके वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषीय अंग है। अब देखो टोटल कितने कितने संख्या हो गई, टोटल बात करते हैं। सबसे पहले इंसीजर्स की संख्या टोटल कितनी हो गई, देखो 8 में 2 तो ये रहे, तो 2 इधर है तो 2 उधर होंगे, 4, और 4 ऊपर है तो 4 ही नीचे होंगे। इंसीजर हो गए टोटल 8। कैनाइन कितने हैं, देखो एक साइड है तो दूसरी साइड भी एक होगा, यानी कि 2 ही नीचे हो जाएंगे, ये हो गए 4। प्रीमोलर कितने हैं, तो देखो 2 इधर है एक साइड, 2 उधर होंगे, 4, और 4 ही नीचे हो जाएंगे, यानी कि 8। और मोलर कितने हैं, 3 एक साइड है, 3 दूसरी साइड, 6, और 6 ही फिर नीचे, यानी कि 12। हुए नहीं हुए 32, देखो 12 8 20, 20 और यहाँ पर ये कितने हो गए, 12, कितने हो गए, 32 हुए नहीं हुए, याद हो गए नहीं हो गए, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। अब आपसे पूछा है ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़ा तो ये रहा, तो ये निचला जबड़ा है, ऊपरी जबड़े में आपसे पूछा है चवर्णकों की संख्या, तो एक साइड 3 है, दूसरी साइड भी 3, यानी कि टोटल हो गए 6। तो देखो ऊपरी जबड़े में चवर्णक की संख्या हो गई अपनी 6, आंसर आएगा ऑप्शन स। सिर्फ फॉर्मूला याद करो, सारी चीज अपने आप याद। क्लियर, चलिए अगला देखिए, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, ए सी बी या डी। देखो सूर्य प्रकाश के संपर्क में आए, क्यों, जो बच्चा पैदा होता है कहते हैं इसको धूप में पटक दो, क्यों, अब आप लोग कहते हो मैम काला हो जाता है बच्चा, अरे उसकी हड्डियां मजबूत होती है, दादी कहती थी नहीं कहती थी पहले कि हड्डियां मजबूत होंगी थोड़ी इसकी, इसको धूप में पटक। तो यहाँ पर धूप के द्वारा हमारी त्वचा में एक विटामिन संश्लेषित होता है, जो कि आपके कौन है, अब हड्डियों के लिए तो विटामिन डी होता है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन द। जो आपके विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, हम उनको बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन 2 विटामिन ऐसे जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है इसको हम हार्मोन भी बोलते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसलिए बच्चों को धूप में रखना चाहिए। ठीक, चलिए और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, और इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन अपने कवर्ड है, तो सारे टॉपिक हमने इस एक टॉपिक के अंदर कवर कर लिए। इन क्वेश्चंस को कर लो एग्जाम के अंदर बढ़िया, आप इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है, और ऐसे ही हर एक टॉपिक की एक वीडियो आपको मिलेगी और आप उसको देख लो और एग्जाम के लिए, साइंस के लिए तो तैयार हो जाओ। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी,
डीपीटी का टीका जो है वो किसके लिए लगाया जाता है? धनुषवाय, कुकुर खांसी, गलघोटू, क्षय रोग या पोलियो। अब देखो, डीपीटी में 3 चीजें हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया को हम क्या कहते हैं? कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की वजह से ये आपके होता है, कोरियोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की वजह से, जिसको हम गलघोटू बुखार कहते हैं, है ना। डिप्थीरिया के अंदर ऐसे म्यूकस की लेयर जम जाती है इधर गले के अंदर की साइड, है ना। तो यहाँ पर एक तो ये डिप्थीरिया के लिए हो गया। पर्टुसिस जिसको हम कहते हैं काली खांसी या कुकर खांसी, हीमोफिलस पर्टुसिस या फिर बॉर्टीडेला पर्टुसिस की वजह से ये होता है, तो उसके लिए लगेगा। तो देखो, गलघोटू बुखार हो गया, कुकर खांसी, या जिसको हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? पर्टुसिस कहते हैं। टी से क्या बनेगा? टिटनेस। तो तीसरा जो है आपके टिटनेस। अब देख रहे हो आप, तीनों के नाम ही बिल्कुल अलग दिए हैं क्योंकि ये इनके दूसरे नाम है। इस टिटनेस को हम धनुष्टंकार भी कहते हैं, इस टिटनेस को हम लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं, जबड़ा जाम हो जाता है इसलिए ना। तो इन तीनों के लिए आपके लगता है ये डीपीटी का वैक्सीनेशन। टिटनेस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी की वजह से होता है। तो धनुषवाय यानी कि टिटनेस, कुकर खांसी यानी कि पर्टुसिस और गलघोटू यानी कि डिप्थीरिया। तो इन तीनों के लिए लगता है आंसर क्या आएगा? ए बी सी, ऑप्शन ब आंसर आएगा। ठीक। क्षय रोग के लिए कौन सा वैक्सीनेशन होता है? क्षय रोग जिसको हम कहते हैं टीबी, इसके लिए वैक्सीनेशन होता है बीसीजी का, बैसिलस क्यूमेट गुरी। ठीक। अब पोलियो के लिए जो टीका लगता है वो कौन सा है? साफ टीका। और दूसरा आपके मुंह से पिलाई जाने वाली वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, क्लियर सभी को? आंसर आ गया ब। इसी के साथ अपना मानव शरीर टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास पसंद आई है, फटाफट से इस क्लास को लाइक कर दीजिए। आपकी जो भी बात है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। ऐसे ही आपको और वीडियोस मिलती रहेगी हर एक टॉपिक की। मिलेंगे क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।